हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम करने जा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज और ये टेस्ट सीरीज है समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ के लिए। आज हम यहाँ पे आरओ एआरओ का जो है टेस्ट फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का है और ये टेस्ट फर्स्ट जो है वो फुल टेस्ट है। यहाँ पे टोटल 140 प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे और ये जो टेस्ट है ये बाइलिंगुअल टेस्ट है। ये ध्यान रखिएगा, ये बाइलिंगुअल टेस्ट है। इसको इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों ही लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में ही आमने सामने ही जो है वो एक तरफ हिंदी दिया हुआ है, एक तरफ इंग्लिश दिया हुआ है, तो देखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, इसके अलावा जो है आरओ एआरओ का ही पीसीएस मंत्रा का और ध्ये आईएएस का भी टेस्ट सीरीज जो है वो मेरे चैनल पे आ चुका है। जिन लोगों ने उसके वीडियोस को नहीं देखा है प्लीज़ वो जा करके देख सकते हैं। और भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके टेस्ट पेपर को हम अपने चैनल पे लाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो चलिए फिर देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नों को। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रम में उसको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे कुछ घटनाएं दी गई हैं, उनके कालक्रम में उसको व्यवस्थित करते हैं। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था ये 1939 में हुआ था। और मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव, तो जो मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को लाया था वो लाया था 1940 में। और बर्मा जो है वो ब्रिटिश भारत से अलग कब हुआ था, तो बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था 1935 में और 1935 के एक्ट से ही अलग हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस का भारत से जो पलायन हुआ था वो हुआ था 1941 में। तो अगर इनको हम कालक्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले तो आएगा 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर 4। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। तो ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इससे संबंधित है। तो कहाँ पे कौन सा अधिवेशन हुआ था? देखिए, जो बंबई में अधिवेशन हुआ था, जो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, तो पहला इसका अधिवेशन है जो बंबई में होता है। तो ए को मिलाएंगे 1885 से, कलकत्ता को मिलाएंगे हम लोग 1886 से, और मद्रास को मिलाएंगे हम लोग 1887 से, और इलाहाबाद को मिलाएंगे हम लोग 1888 से। देखिए, इसको एक याद करने की ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है कि जो स्टार्टिंग के जो 4 अधिवेशन हैं उनको बक मई के नाम से याद किया जाता है। बक से बंबई कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कलकत्ता कब हुआ था? 86 में हुआ था। मद्रास में कब हुआ था? तो 87 में हुआ था। और ई से इलाहाबाद में कब हुआ था? तो ये 88 में हुआ था। एक छोटी सी ट्रिक है। तो बकमई, इसी प्रकार इसको मैच करेंगे, तो मैच करेंगे, इसका जो सही जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा डी। का सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कुछ युद्ध दिए हुए हैं और युद्ध का वर्ष दिया हुआ है। देखिए, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो ये प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ था 1767 से 1769 में। ये बिल्कुल सही मैच है। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो देखिए, यहाँ पे अंग्रेज थे और अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे हैदर, और ये हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था। और उस समय जो गवर्नर था वो था लॉर्ड विरलेस्ट था। और ये युद्ध की जो समाप्ति हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, ये भी ध्यान रखिएगा, वो मद्रास की संधि से हुआ था। तो मद्रास की संधि से जो है ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। और ये युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से लेकर 1769 के बीच हुआ था। टोटल ये 2 वर्षों का युद्ध था। नेक्स्ट है इसमें कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ था। और इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो ध्यान रखिएगा वो सालबाई की संधि से हुई थी। तो इसमें जो है वो सालबाई की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। और इसमें जो विजय हुआ था, तो विजय कौन हुआ था? तो इसमें मराठाओं की जो है वो विजय हुआ था इस युद्ध में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ये हुआ था 1845 से लेकर 1846 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ध्यान रखिए, यहाँ पे पंजाब के सिख थे और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और इसमें क्या होता है कि कुछ हिस्सा जो सिखों का था, जो पंजाब राज्य का था, वो अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था। नेक्स्ट है इसमें प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो जो आंग्ल बर्मा युद्ध होता है वो होता है 1824 से लेकर 1826 में। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड एम हस्ट था। इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका सही जवाब। 1, 2, 3, 4 सभी करेक्टली मैच है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए हुए हैं। एक को अभिकथन कहा गया है, दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसका अभिकथन है कि 1652 से लेकर 54 के दौरान अंग्रेज भारत के पश्चिमी तट पर आए और पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। कारण है इसका कि पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई टापू
दिया था। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि कथन और कारण दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि जो 1652 और 54 के दौरान क्या हुआ था कि डचों के प्रति अपनी शत्रुता के कारण जो है वो अंग्रेज भारत के पश्चिमी तट पर आते हैं और वो पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते हैं। इसके बाद से होता क्या है कि 1661 में क्या होता है, जो ब्रिटेन के सम्राट होते हैं चार्ल्स द्वितीय, इनकी शादी हो जाती है जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी ब्रेगेंजा, उनके साथ इनकी शादी होती है और पुर्तगाली जो है वो दहेज स्वरूप बंबई इनको अंग्रेजों को दे देते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही जो है वो सही है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, देखिए जो पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था वो हुआ था 1916 में। ध्यान रखिएगा ये 1916 में पूना में जो है महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होता है और इस समय जो इनके कुलपति थे, ये भी ध्यान रखिएगा, इनके जो कुलपति थे वो डी के कर्वे थे। डी के कर्वे इसके कुलपति बनते हैं। हिंदू महासभा की जो स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा हिंदू महासभा की जो स्थापना होती है वो 1915 में होती है और ये मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से जो है हिंदू महासभा की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? प्रयाग में स्थापना करते हैं, इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना, देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है और इसमें जो है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के प्रयासों से जो है वो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना होती है ये होता है 1936 में और इसकी स्थापना करते हैं स्वामी सहजानंद के प्रयासों से जो है वो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है। तो अगर इसको हम कालक्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी। इसका सही जवाब होगा, सबसे पहले जो है वो हिंदू महासभा की स्थापना होती है, उसके बाद से पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, उसके बाद से स्वराज पार्टी की स्थापना होती है और सबसे लास्ट में जो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। तो देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया है एक भी पुस्तक जो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी जो है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। और जो बुक्स दिए हैं देख लेते हैं इनके लेखक कौन है। तो द आर्कटिक होम इन द वेदास, तो जो द आर्कटिक होम इन द वेदास है ये पुस्तक लिखे हैं बाल गंगाधर तिलक। तो ये बीजी तिलक की पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है ये। इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है ये अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है, ये अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। और अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है, ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। और इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है ये लिखे हैं राजेंद्र प्रसाद, ये राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 के बीच में हुआ था, इसमें बताना है कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। तो देखिए यहाँ पे आंग्ल नेपाल युद्ध की बात कर रहा है जो 1814 से 1816 के बीच हुआ था। देखिए ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध है ये भी ध्यान रखिएगा, इसको गोरखा युद्ध भी कहा जाता है, इसको जो है वो गोरखा युद्ध भी कहा जाता है। और इस समय जो गवर्नर जनरल था, जो इस समय गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, वो जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ये आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से 1816 के बीच। इसमें क्या होता है कि पहला स्टेटमेंट है कि मार्च 1816 में संपन्न हुई सुगौली की संधि के साथ आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया था। देखिए बिल्कुल सही है, जो आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति होती है सुगौली की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है। सेकंड इसमें है कि नेपाल को राजधानी काठमांडू को 5 वर्षों के लिए अंग्रेजों को देना पड़ा था। देखिए ये गलत स्टेटमेंट है। नेपाल ने क्या किया था इस युद्ध में कि नेपाल ने सिक्किम से अपने सभी अधिकार को वापस ले लिया था और जो नेपाल की राजधानी थी काठमांडू वहां पे एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखे जाने की अनुमति दिया गया था, ना कि वो 5 वर्षों के लिए अंग्रेजों को देना पड़ा था। तो सेकंड तो गलत हो गया, इसका सही केवल एक होगा, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक घोषणा द्वारा स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी केंद्र कौन सा था? तो देखिए जो 1602 में डच संसद के द्वारा एक घोषणा पारित करके और डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है, तो उसका जो पूर्वी केंद्र था उसका पूर्वी केंद्र था भूमध्य सागर के पूर्व में इसको व्यापार करने की अनुमति मिलती है, उसका जो पूर्वी केंद्र बनाया गया वो बटाविया था। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, बटाविया इसका पूर्वी केंद्र था। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से कुछ ऐतिहासिक मेले दिए हुए उनका स्थान दिया हुआ है। देखिए जो शाकंभरी देवी मेला है, शाकंभरी देवी मेला जो है वो सहारनपुर में लगता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। कैलाश मेला जो है वो कैलाश मेला देखिए ध्यान रखिएगा वो हरदोई में नहीं लगता है, बल्कि कैलाश मेला जो है वो आगरा में लगता है। कैलाश मेला जो है वो आगरा में लगता है और ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और जो मुड़िया मेला होता है वो गोवर्धन मथुरा में लगता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा कैलाश मेला जो है वो आगरा में लगता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, गोरखपुर जिले के आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 4 फरवरी 1922 को हुई चोरी चौरा कांड में लगभग कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे। देखिए जो चौरा चौरी कांड हुआ था ये गोरखपुर में एक कस्बे का नाम था। वहां पे जो है वो 4 फरवरी 1922 को ये घटना एक घटित होती है। इस घटना में क्या होता है कि जो भीड़ होती है, जो प्रदर्शनकारी भीड़ थी और जो पुलिस थे, इनके बीच झड़प हो जाती है और इस झड़प में क्या होता है कि 23 पुलिसकर्मी की जान चली जाती है। देखिए 23 जो है पुलिसकर्मी इनकी जान चली जाती है और जो 3 नागरिक मारे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पुलिसकर्मी कितने गए थे, 23 गए थे, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 23 पुलिसकर्मी जो है इस घटना में शहीद हुए थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराए गए क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने किस जिले में फांसी दिया था। देखिए जो काकोरी षड्यंत्र था, जिसको सरकार ने अब इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, ये जो घटना घटित हुई थी ये 9 अगस्त 1925 की घटना थी। इस समय हो क्या रहा था, जो यूपी में एक जगह है काकोरी, वहां पे एक ट्रेन में जो है सरकारी खजाना जा रहा था, उसको लूटने की प्लानिंग करते हैं ये लोग और उस खजाने को लूट लेते हैं। उसी में इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी होते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं और अशफाक उल्ला खां होते हैं और रोशन सिंह होते हैं। तो इन्हें पकड़ा जाता है और इसके बाद इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो जो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को जो फांसी दिया जाता है, इनको फांसी दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, जो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दिया जाता है वो गोंडा में दिया जाता है। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को जो फांसी दिया जाता है, यहाँ पे कर देते हैं, जो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दिया जाता है वो गोंडा जिले में दिया जाता है। तो ऑप्शन में नहीं, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। गोरखपुर में किसको फांसी दिया गया, देखिए गोरखपुर में जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया जाता है। फैजाबाद में किसको फांसी दिया जाता है, तो फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां को दिया जाता है और नैनी प्रयागराज में जो है वो रोशन सिंह को फांसी दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, 1902-3 में पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए सर एंड्रयूज फ्रेजर के अधीन पुलिस आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी। देखिए जो एंड्रयूज फ्रेजर के अधीन जो पुलिस आयोग की नियुक्ति किया गया था, इसका उद्देश्य था पुलिस प्रशासन की समीक्षा करना और ये हुआ था 1902 और 3 में। तो ये उस समय जो वायसराय थे, ये ध्यान रखिएगा, उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय की ये बात है। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो 1899 से लेके 1905 और ये जो बंगाल विभाजन हुआ था ये भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की शुरुआत में भारत ने पूरे विश्व में निर्मित सभी वस्तुओं की आपूर्ति की थी। तो ये जो 18वीं शताब्दी के मध्य में जो ब्रिटिश शासन की शुरुआत में भारत जो पूरे विश्व में अपनी सभी वस्तुओं को जो पहुंचाया था, जो सभी वस्तुएं निर्यात किया था, वो किया था टोटल 1/4। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। टोटल जो है 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की शुरुआत में भारत ने पूरे विश्व में जो निर्मित सभी वस्तुओं की आपूर्ति किया था वो 1/4 किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, 1781 के संशोधन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है। देखिए 1781 का संशोधन अधिनियम के बारे में बात करना है। देखिए जो 1781 का संशोधन अधिनियम था, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसे जो है बंदोबस्त अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए दोनों ही जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो 1781 का संशोधन अधिनियम था उसको बंदोबस्त अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है और उसको पारित ही किया गया था 1773 की जो भी रेगुलेटिंग एक्ट थी उसकी कमी को दूर करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। देखिए इसमें जो अभिकथन दिया हुआ है, अभिकथन है इसका कि 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था ये 1925 में तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया था और उसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो ईवी रामास्वामी है, इन्हीं का जो उपनाम था पेरियार, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और कारण क्या है कि यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा लागू भूमि कर में वृद्धि के खिलाफ शुरू हुआ था। देखिए कारण बिल्कुल गलत है, ये भूमि कर में वृद्धि के खिलाफ नहीं प्रारंभ किया गया था, बल्कि ये जो ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा जातिगत भेदभाव था उसके खिलाफ ये प्रारंभ किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये जो जातिगत भेदभाव था, ये जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए और मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए ये आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। तो इसका सिर्फ अभिकथन ही सही है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। केवल कथन ए सही है किंतु आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यदि लोकसभा में कोई कार्य संपादित होना है तो गणपूर्ति कितना होना चाहिए। देखिए अगर लोकसभा में कोई भी काम आपको प्रारंभ करना है तो यहाँ पे जो गणपूर्ति होनी चाहिए टोटल 1/10 होनी चाहिए, 10वां भाग होना चाहिए। इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी सहित जो है वो कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे लोकसभा में, तो लोकसभा में कितने सदस्य चाहिए, तो मिनिमम 55 सदस्य चाहिए कोई काम अगर आपको करना है। और राज्यसभा में कितने चाहिए, तो राज्यसभा में टोटल 25 सदस्य चाहिए, मिनिमम 25 सदस्य चाहिए अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो।
चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है 1931-32 के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश और देशद्रोह के आरोप में 12 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई गई थी। देखिए जो 1931-32 के दौरान जो है सरकार के साजिश और देशद्रोह के खिलाफ जिसको 12 साल की सजा सुनाई गई थी वो थे मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. रॉय। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, एम.एन. रॉय को जो है वो 12 साल की सजा सुनाई गई थी। देखिए बाद में क्या होता है कि जो सजा सुनाई गई थी बाद में जो उनकी सजा है वो 12 साल से घटा करके 6 साल कर दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है इतालवी व्यापारी अन्वेषक था वो मार्को पोलो ने किस राजवंश की रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत का दौरा किया था। देखिए इतालवी व्यापारी था जिसका नाम था मार्को पोलो और एक अन्वेषक था, और ये रुद्रमा जो रानी रुद्रमा थी दक्षिण भारत की, इनके शासनकाल में भारत आया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रानी रुद्रमा देवी थी ये कौन से मतलब कौन से राजवंश की थी। तो ध्यान रखिएगा जो रानी रुद्रमा देवी थी ये काकतीय वंश की थी। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, काकतीय वंश की ये राजकुमारी थी और इन्होंने जो है वो 1262 से लेकर के 1296 तक इन्होंने शासन किया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे वित्त आयोग दिया है और वित्त आयोग के अध्यक्ष दिया हुआ है। तो जो तीसरे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो A.K. चंदा है, बिल्कुल सही सुमेलित है। पांचवें जो वित्त आयोग था इसके जो अध्यक्ष थे वो महावीर त्यागी थे, और जो 7वां वित्त आयोग था इसके जो अध्यक्ष थे वो J.M. शेलार थे, और 9वें जो वित्त आयोग था उसका जो अध्यक्ष थे वो NKP साल्वे थे। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो पहला वित्त आयोग था, फर्स्ट वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। केसी नियोगी जो थे वो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और इसके अध्यक्ष कौन है आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में यही पूछा था, मैंने बता दिया। तो ये गुरु अर्जुन देव किस क्रम के सिख गुरु थे। ध्यान रखिए जो गुरु अर्जुन देव थे ये सिखों के 5वें गुरु थे। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, सिखों के 5वें गुरु थे, और इनका जो समय पीरियड था वो 1581 से लेकर 1606 के बीच था। ये जहांगीर के समय में थे, और जहांगीर का पुत्र था खुसरो, तो खुसरो की ये मदद करने के वजह से इनको जो है जहांगीर ने फांसी पे चढ़ा दिया था। तो गुरु अर्जुन देव को जो जहांगीर है उन्होंने फांसी दे दिया था, और गुरु अर्जुन देव को ही शहीद सिख के रूप में जाना जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा ये पहले शहीद सिख थे, इनको पहले शहीद सिख के रूप में भी जाना जाता है गुरु अर्जुन देव के, और ये 5वें गुरु थे सिखों के। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर के अंतर्गत उपज का कितना हिस्सा देना पड़ता था। ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक था उसने सिंचाई कर लगाया था, और ये सिंचाई कर लगाने वाला जो है पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगाया था, और ये उन किसानों को देना पड़ता था जो अपने खेत की सिंचाई के लिए सरकारी नहरों से पानी लेते थे। और फिरोज शाह ही था जिसने जो है नहरों का जाल बिछाया था, तो जो भी उस नहर से पानी लेता था तो उसको सिंचाई कर देना पड़ता था, और वो उपज का 1/20वां भाग था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, उपज का 1/20वां भाग कर के रूप में देना पड़ता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला पहला शासक कौन था जिसने इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर भी खुलवाए थे। देखिए अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला पहला शासक कौन था, तो वो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही अकाल बहुत ज्यादा पड़े थे, और उसी समय जो है उसने अकाल पीड़ितों की मदद करने के लिए दिल्ली में एक राहत शिविर खुलवाया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सिखदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर ए बंगाल किन को नियुक्त किया था। देखिए जो सिखदार होते थे, सिखदार कौन होते थे, तो ये परगने का एक अधिकारी, जैसे मुगल काल में ये पद होता था सिखदार, और इसको बाद में जो है वो सूरी वंश ने अपनाया था। तो जो सिखदार होते थे ये परगने का अधिकारी होता था, तो परगने का अधिकारी था, और इनकी देखभाल करने के लिए एक असैनिक अधिकारी की नियुक्ति किया गया था। उस असैनिक अधिकारी को अमीर ए बंगाल कहा जाता था। इसकी नियुक्ति किया था शेरशाह सूरी ने। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने इसकी नियुक्ति किया था और उसको अमीर ए बंगाल कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है नौका झक्कड़ किस राज्य का लोकगीत है। देखिए जो नौका झक्कड़ है ये एक लोकगीत है, और ये किस राज्य का है, और इसको जो है वो नाई समुदाय के द्वारा गाया जाता है। जो नौका झक्कड़ गीत है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, और इसको जो है नाई समुदाय जो होता है वो इसको गाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1799 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवध का नागरिक विद्रोह प्रारंभ हुआ था। देखिए जो अवध का नागरिक विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1799 में, और ये हुआ था बनारस में ये नरसंहार हुआ था, उसी को जो है अवध का नागरिक विद्रोह कहा जाता है, और ये एक उपनाम दिया गया था ये वजीर अली खान को। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, वजीर अली खान
जो बनारस में विद्रोह हुआ था उसका जो है वो वजीर अली खान को अवध का नागरिक विद्रोह उपनाम के तहत इनको दिया गया था। इसमें होता क्या है कि जो वजीर अली के जो गुर्गे थे इन्होंने 2 यूरोपियों सहित जो मजिस्ट्रेट था उस पर हमला कर देते हैं और उसी समय जो ये नरसंहार प्रारंभ हो जाता है और इसमें जो वजीर अली होते हैं इनको आत्मसमर्पण करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था ये वजीर अली खान के समय हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे उर्दू साहित्य की कुछ प्रमुख हस्तियां हैं और उनके जन्म स्थान है। देखिए जो हसरत मोहानी है, हसरत मोहानी का जो जन्म हुआ था वो ध्यान रखिएगा ये उन्नाव में हुआ था, बिल्कुल सही सुमेलित है। और अब्दुल माजिद दरियाबादी, जो अब्दुल माजिद दरियाबादी थे इनका जो जन्म स्थान है ये बाराबंकी है, बिल्कुल सही सुमेलित है। और अली अब्बास हुसैनी का जो जन्म स्थान है वो अलीगढ़ नहीं था, ये गलत सुमेलित है, बल्कि जो इनका जन्म स्थान था वो था गाजीपुर, इनका गाजीपुर था। तो इसलिए जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ये गलत तरीके से सुमेलित है। और इसमें मसूद हुसैन खां जो थे इनका जो जन्म स्थान था वो फर्रुखाबाद था, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, अवंती महाजनपद के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। देखिए अवंती महाजनपद के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए अवंती महाजनपद जो है वो आधुनिक उज्जैन क्षेत्र से मेल खाता है, बिल्कुल सही है। और इसकी 2 राजधानियां थी, ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा अवंती जो महाजनपद था इसकी 2 राजधानियां थी। उज्जैन जो थी वो इसकी उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी और महिष्मती जो थी इसकी दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी। तो ये सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी जो है वो सही दिए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा अवंती महाजनपद जो है ये उज्जैन क्षेत्र से मेल खाता है और इसकी 2 राजधानियां थी। एक राजधानी इसकी उज्जैन थी, उज्जैन जो थी वो उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी, जो दूसरी राजधानी थी वो महिष्मती थी और महिष्मती जो थी वो दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी वादक है। ध्यान रखिएगा ये बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया और इनका जो जन्म स्थान है वो है प्रयागराज, इनको प्रयागराज से मैच करेंगे। बिरजू महाराज जो है ये कथक नर्तक हैं, ध्यान रखिएगा ये जो है वो कथक नर्तक हैं और इनका जो जन्म स्थान है वो है लखनऊ। और लच्छू महाराज जो है ये भी कथक नर्तक हैं और इनका जो जन्म स्थान है वो है बनारस। और बेगम अख्तर जो है ये ठुमरी गायिका है या एक गजल गायिका है और इनका जो जन्म स्थान है वो है फैजाबाद। इस प्रकार देखेंगे 3 1 2 4, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 ईस्वी में किस राज्य पर आक्रमण कर अहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक 1195 में जो है वो अहिलवाड़ पर अधिकार कर लेता है और ये किस राज्य पे अपना जो है आक्रमण करके किया था। तो ध्यान रखिएगा ये गुजरात पे करके किया था, इसका सही जवाब सी हो जाएगा कि 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुजरात पर आक्रमण करता है और अहिलवाड़ पर अपना कब्जा कर लेता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले के देवगढ़ में स्थित एक प्राचीन 6ठी शताब्दी का विष्णु मंदिर है। तो ध्यान रखिएगा ये पहली चीज तो दशावतार जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश राज्य में है और ये देवगढ़ में स्थित है और ये एक 6ठी शताब्दी ईस्वी का ये मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है और ये विष्णु का मंदिर है, ये भी ध्यान रखिएगा ये विष्णु का मंदिर है। और ये कौन जिले में पड़ता है, तो ये जिला जो पड़ता है ये ललितपुर जिले में पड़ता है। देवगढ़ जो कहाँ पे है, तो ये ललितपुर जिले में है। तो ऑप्शन में तो ललितपुर नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है। कुछ विदेशी यात्री हैं और उनके संबंधित देश हैं। देखिए जो इब्न बतूता विदेशी यात्री था ये मोरक्को का था, ये मोरक्को से आया था। और इत्सिंग जो है ये चाइना का था, इस चीन का था ये, और ये 7वीं शताब्दी में जो आता है तो ये चीन से इसको मैच करेंगे। और जो अल बालाधुरी विदेशी यात्री था, तो अल बालाधुरी जो है वो अरब यात्री था और ये 9वीं शताब्दी में आता है। और जो अफानासी निकितिन विदेशी यात्री था ये रूस का रहने वाला था। ध्यान रखिएगा ये इतालवी नहीं था, ये गलत है, ये रूस का रहने वाला था और ये 15वीं शताब्दी में जो है ये भारत आता है। तो इस प्रकार कौन सा सही नहीं सुमेलित है, तो डी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा अफानासी निकितिन ये रूस का विदेशी यात्री था, ये 15वीं शताब्दी में भारत में आया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के एक ताम्रपत्र अभिलेख के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य ये बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछ रहा है, इनका जो ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ है। देखिए ये जो ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ है गोरखपुर के दक्षिणी भाग सोहगौरा से प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ है
वो उसको सौगौरा अभिलेख भी कहते हैं, सौगौरा से प्राप्त हुए। और सौगौरा कहाँ पे थे? गोरखपुर के दक्षिणी भाग में है। और इस ताम्रपत्र अभिलेख में अकाल के दौरान जनता के लिए अनाज के 3 कोठार बनवाने का उल्लेख किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, जो ताम्रपत्र है इसमें जो है अकाल के दौरान जनता के लिए 3 कोठार बनाने का उल्लेख किया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों करेक्ट है। और देखिए जो अभिलेख है, ये जो ताम्रपत्र है, जो ये सौगौरा अभिलेख है, ये इसकी भाषा क्या है ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी जो भाषा है तो भाषा इसकी प्राकृत है, और इसकी लिपि है तो लिपि इसकी जो है वो ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, कहोम के मंदिर के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? देखिए कहोम के मंदिर के बारे में पूछ रहा है। पहला है कि ललितपुर जिले में स्थित कहोम के इस मंदिर का निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया गया था। देखिए ये जो कहोम का मंदिर है ये ललितपुर जिले में नहीं है, ये गलत है, ललितपुर जिले में नहीं है, बल्कि ये देवरिया जिले में है। ध्यान रखिएगा, ये देवरिया जिले में स्थित है कहोम का मंदिर, और इसका जो पुराना नाम था वो कुकुफ था। कुकुफ जो था इसका पुराना नाम था, और इस मंदिर का जो निर्माण है वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। तो पहला तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये ललितपुर जिले में नहीं है, देवरिया जिले में है। और यहाँ से 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। देखिए ये भी गलत स्टेटमेंट है, यहाँ से 3 जैन तीर्थंकरों की नहीं बल्कि यहाँ से 5 जो है जैन तीर्थंकर थे, इनकी मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख मिलता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया की सहायता से पौधे की जड़ों के लिए मिट्टी से पानी को अवशोषित करना संभव हो जाता है? देखिए जो पौधे होते हैं, पौधे जो हैं वो जड़ों से अपना मिट्टी पानी का अवशोषण करते हैं, और वो कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं? तो वो केशिकत्व के माध्यम से करते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। केशिकत्व के माध्यम से ये संभव होता है, जिससे वो जड़ों से जो है वो जड़ों के द्वारा मिट्टी से पानी या खनिज तत्वों का जो अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, बैरोमीटर की किस प्रकार की रीडिंग से पता चलता है कि दिन जो है वो साफ होने की संभावना है? देखिए बैरोमीटर जो है उससे हम मौसम का अनुमान लगाते हैं। तो पूछ रहा है कि किस प्रकार की जो उसकी रीडिंग होगी तो उससे हमें ये पता चलेगा कि दिन जो है वो साफ होने की संभावना है। तो ध्यान रखिएगा, जब बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर उठेगी तो उससे पता चलेगा कि दिन जो है वो साफ होने की संभावना है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अन्य भी देख लेते हैं, जब बैरोमीटर की जो रीडिंग है उसमें अचानक गिरावट आएगी। देखिए अगर अचानक गिरावट आएगी, ये आंधी आने का संकेत देती है कि आंधी आने वाली है। और जब बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो धीरे धीरे अगर नीचे जा रही है, तो धीरे धीरे नीचे जाएगी, तो ये संभावना होती है कि वर्षा होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, किस तापक्रम पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक जो है एक समान होता है? कौन सा ऐसा टेम्परेचर है, कौन सा ऐसा तापक्रम है जहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इन सभी का जो पाठ्यांक होता है वो बिल्कुल समान होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। -40 डिग्री सेल्सियस पे, -40 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट सभी जो है एक समान होते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, जल शोधन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? देखिए जब भी जल का शोधन किया जाता है, जब भी जल को प्यूरिफाई किया जाता है या प्यूरिफिकेशन किया जाता है, तो उस समय अल्ट्रा वायलेट जो लैंप होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में तो नहीं दिया है, तो ध्यान रखिएगा, अल्ट्रा वायलेट लैंप्स, इनका जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो कीटाणुओं को नष्ट करने में करते हैं। जिसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, किस फसल के सफेद गिडार कीट का उपचार रासायनिक यौगिक क्लोरपाइरीफॉस के द्वारा किया जाता है? देखिए कौन सा ऐसा फसल है जिसमें सफेद गिटार कीट लग जाते हैं, उनको उपचार करने के लिए जो केमिकल का प्रयोग किया जाता है वो क्लोरपाइरीफॉस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मूंगफली के लिए। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। मूंगफली जो है इसमें सफेद गिटार कीट लगते हैं, उसके उपचार के लिए जो है क्लोरपाइरीफॉस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, उन फसलों का चयन करें जो मुख्य रूप से जायद ऋतु में उगाई जाती हैं। देखिए जो जायद ऋतु की मुख्य फसलें हैं, ध्यान रखिएगा, वो है मूंग, उड़द और लोबिया। तो मूंग हो गई, उड़द हो गई, लोबिया हो गई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 1, 2, 3 हो जाएगा। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अरहर जो है ये ध्यान रखिएगा, ये जायद की फसल नहीं है बल्कि ये खरीफ फसल है। अरहर जो है वो एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करने की शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है? तो देखिए कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है? तो वो हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। एल्डोस्टेरॉन जो है ये जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ योजनाएं दी हुई है और उनके प्रारंभ वर्ष दिए हुए हैं, कब उनको प्रारंभ किया गया था। तो पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। देखिए जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है ये 2015 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसको भी 2015 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही सुमेलित है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को भी 2015 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है।
और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है इसको 2015 में प्रारंभ नहीं किया गया था, इसको जो है वो 2017 में प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना जो है वो 2017 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम है ये पारित हुआ था 1974 में, और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण जो अधिनियम है ये पारित हुआ था 1981 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में, और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था ये हुआ था 1972 में। तो इसका जो सही मैच हो जाएगा वो हो जाएगा 2 4 1 3। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा 2 4 1 3। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। प्रसिद्ध उपन्यास याद ओ बूंद ए गालिब एक उपन्यास है, इसको किसने लिखा था? देखिए ये उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ख्वाजा अहमद फारूकी। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ख्वाजा अहमद फारूकी का ये उपन्यास है, और ये किस भाषा में लिखा है? तो ये उर्दू भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सेब का रंग है, तो जो सेब का रंग है वो ध्यान रखिएगा वो करक्यूमिन के कारण नहीं है, गलत है। सेब का जो रंग है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, लाल रंग। एंथोसाइनिन के कारण जो है सेब का लाल रंग होता है, और टमाटर का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन नहीं होता है बल्कि वो लाइकोपिन के कारण होता है। और पपीते का जो पीला रंग होता है वो कैंथेक्सैंथिन के कारण होता है, तो बिल्कुल सही है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और हल्दी का जो पीला रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण नहीं होता है, हल्दी का जो पीलापन होता है वो करक्यूमिन के कारण होता है, जो है इसका पीला रंग होता है। इस प्रकार जो सही जवाब होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से वो सी हो जाएगा, पपीते का जो पीला रंग है वो कैंथेक्सैंथिन के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, पैरोक्सीसोम के संदर्भ में कौन से कथन जो है वो सत्य हैं? देखिए इसमें क्या है कि यह पौधों में होने वाला प्रकाशीय श्वसन में मदद करता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो पैरोक्सीसोम होता है ये पौधों में जो प्रकाशीय श्वसन होता है उसमें ये मदद करता है, और यह कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उत्पादन में भी मदद करता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। किस संशोधन अधिनियम ने तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित किया था? अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इनकी स्थापना कब हुआ था? तो ये ध्यान है, देखिए जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना था ये 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से बना था, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही जो है 2 अलग अलग निकाय को विभाजित किया गया था, वो निकाय थे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित जो प्रावधान है, जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है इसको हमने ग्रहण किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया था? देखिए जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 1992 में, ये 8वीं सूची में कुछ भाषाओं को जोड़ा गया था, और वो भाषाएं कौन कौन सी थी? तो वो थी कोंकणी थी, मणिपुरी थी और नेपाली थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 48 का वो हो जाएगा सी, ऑप्शन में सी ही दिया है, कोंकणी थी, इसके अलावा भी मणिपुरी थी और नेपाली, जिनको जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो कौन से भाग में जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? देखिए जो मौलिक कर्तव्य थे ये हमारे संविधान में ओरिजिनली रूप से नहीं थे, इनको जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसके माध्यम से इसको जोड़ा गया था, और ये जो स्वर्ण सिंह समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था, और इसके तहत जो संविधान में भाग 4A जोड़ा जाता है जिसमें अनुच्छेद 51, ध्यान रखिएगा इसमें आर्टिकल 51 में जो है इनको मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। टोटल जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो करेक्ट है, एक भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत आपराधिक मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो जो आपराधिक मामले से संबंधित जो अपीली क्षेत्राधिकार है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार है, तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 134 के तहत दिया गया है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, अनुच्छेद
34 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 132 में क्या है, तो ये कुछ मामलों में जो हाई कोर्ट से अपील में सर्वोच्च न्यायालय से अपीलीय क्षेत्राधिकार है, अनुच्छेद 132। और जो अनुच्छेद 133 है, इसमें जो दीवानी मामले के संबंध में जो हाई कोर्ट है उनकी उच्चतम न्यायालय की अपीली क्षेत्राधिकार दिया है, ये दीवानी मामले के संबंध में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे 4 सतत विकास लक्ष्य दिए हुए हैं। तो देखिए टोटल कितने सतत विकास लक्ष्य है, तो टोटल जो है वो 17 हैं, 17 लक्ष्य हैं और ये उद्देश्यों का एक साझा संग्रह है जिसे जो है वो 2030 तक प्राप्त करना है। तो जो लक्ष्य 13 है वो जलवायु कार्रवाई से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और लक्ष्य 5 देखिए वो भूखमरी से संबंधित नहीं है। भूखमरी से संबंधित जो लक्ष्य है वो है लक्ष्य 2। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो लक्ष्य 2 है ये भूखमरी से संबंधित है। लक्ष्य 5 जो है ये लैंगिक समानता से संबंधित है। तो ये जो है वो लैंगिक समानता से संबंधित है लक्ष्य 5। और लक्ष्य 12 जो है वो जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद से संबंधित है। और लक्ष्य 11 जो है वो संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं, इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा सही जवाब। लक्ष्य 5 जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं था। लक्ष्य 5 है लैंगिक समानता, ना कि भूखमरी से मुक्ति। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और सही उत्तर बताना है। देखिए जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आया था वो 2001 में आया था और धन शोधन निवारण अधिनियम पास किया गया था 2002 में और अंतरदेशी पोत विधेयक बनाया गया था 2021 में और दिवाला और दिवालियापन संहिता बनी थी 2016 में। इस प्रकार इसका जो सही मैच हो जाएगा वो 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार एक मध्यम उद्यम में प्लांट और मशीनरी या उपकरण में निवेश कितने करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई मध्यम उद्यम है तो उसमें प्लांट और मशीनरी या उपकरण का जो भी निवेश करेंगे वो टोटल जो निवेश है वो 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, 50 करोड़ से निवेश अधिक नहीं होना चाहिए। और जो उसका एनुअल टर्नओवर है वो 250 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्द दिए हैं और उनका फुल फॉर्म दिया है। तो यूपीएस जो है इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ पे देखिए दिया है स्विच मॉड्यूल, तो मॉड्यूल नहीं होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। तो इस वजह से जो है इसका सही जवाब बी हो जाएगा। बी वाला जो है वो सही सुमेलित नहीं है। डीईसी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। और जीआईएस का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकन ट्रेल निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है। देखिए जो अमेरिकन ट्रेल है ये मुख्य रूप से कश्मीर क्षेत्र में जो पाए जाने वाले सेब की एक किस्म का नाम है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, ये सेब का एक किस्म का नाम है अमेरिकन ट्रेल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, एक किसान जिसके पास डैश के बीच भूमि होती है उसे अर्ध मध्यम किसान के रूप में जाना जाता है। देखिए जो अर्ध मध्यम किसान होते हैं उनके पास जो भूमि या उनका जो जोत का आकार होता है वो 2 से 4 हेक्टेयर के बीच होता है। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, 2 से 4 हेक्टेयर के बीच अगर उनके पास भूमि है तो वो अर्ध मध्यम किसान के अंतर्गत आएंगे। और जो 1 से 2 हेक्टेयर जिनके पास होता है जमीन, उनको देखिए लघु किसान कहा जाता है, उनको जो है वो लघु किसान कहा जाता है। और सीमांत किसान जो होते हैं, सीमांत के पास जो है वो 1 हेक्टेयर से कम होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, सिंघी छम निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। देखिए जो सिंघी छम जो है ये एक मुखौटा नृत्य है और ये जो नृत्य है वो सिक्किम राज्य का है। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, सिक्किम राज्य का एक मुखौटा नृत्य है और इसको जो है वो कंचनजंगा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लोक नाट्य कलाएं दी हुई हैं और उनके राज्य दिए हुए हैं। देखिए जो 10 कठिया लोक नाट्य है ये है उड़ीसा राज्य का, बिल्कुल सही सुमेलित है। भवई जो लोक नाट्य है ये गुजरात का नहीं है, बल्कि ये जो भवई है ये राजस्थान का है। ये जो है वो राजस्थान का है, ना कि ये गुजरात का है। और अंकिया नाट जो है ये असम का है और भांड पाथेर जो है वो जम्मू कश्मीर का लोक नाट्य है। तो जो क्वेश्चन के साथ सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, भवई जो है वो राजस्थान का लोक नाट्य है, ना कि गुजरात का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, द्रविड़ भाषा समूह में सबसे कम बोली जाने वाली और नवीनतम भाषा कौन सी है। तो जो द्रविड़ भाषा समूह है इसमें जो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है वो है मलयालम भाषा। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, मलयालम भाषा जो है वो सबसे कम बोली जाती है और ये नवीनतम भाषा है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय युग का समय काल क्या है। देखिए जो भारतीय युग का समय काल है 1868 से लेके 1893 तक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। 1868 से लेके 1893 तक माना जाता है और इसको जो है हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के प्रथम चरण के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल विंड समिट। ग्लोबल विंड समिट का पहला संस्करण 2018 में किस देश के हैम्बर्ग शहर में आयोजित किया गया था। देखिए जो हैम्बर्ग शहर है ये जर्मनी का हैम्बर्ग शहर है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में ग्लोबल विंड समिट 2018 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, जैव ईंधन का उपयोग करते हुए भारत की पहली उड़ान अगस्त 2018 में देहरादून से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए भरी गई है। देखिए जो प्लेन है उसमें जैव ईंधन का प्रयोग करके उड़ान भरी गई है और ये जो पहली उड़ान भरी गई है 2018 में ये देहरादून से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है दिल्ली उसके लिए भरी गई थी। इसका सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली के लिए भरी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, सौर ऊर्जा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो सौर ऊर्जा से संबंधित कथन यहाँ पे देखना है। तो जो सौर ऊर्जा है वो हरे पौधे के क्लोरोफिल के द्वारा विकिरण ऊर्जा के रूप में अवशोषित की जाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और हरे पौधे जो होते हैं वो सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और जो कार्बनिक अणु के रूप में वो संचित रहती है उनके पास। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, जिन पौधों को वृद्धि के लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के निरंतर तापमान की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये जो भी पौधे ग्रोथ करते हैं उनको टेम्परेचर जो है 30 से 40 डिग्री अगर चाहिए होता है तो उसमें जो है उनको मेगाथम्स कहा जाता है या उष्णकटिबंधीय पौधे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी मेगाथम्स। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो कौन सा ऐसा जीव है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नीलहरित शैवाल और क्लास्ट्रीडियम। देखिए ये जो सभी है ना ये सभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये सभी जो है वो करेक्ट हैं। परंतु पता नहीं क्यों ये एसटीडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले ने इतने क्वेश्चन ऐसे डाल रखे हैं जिनका कोई आंसर ही नहीं दिया है इसमें क्या सही चूज करें क्या गलत चूज करें। तो जितने भी ऑप्शन है चारों के चारों ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इसका जो मुख्य स्रोत है वो गंध युक्त ईंधन का दहन है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, दो बायोम के बीच का जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है जिनमें दोनों बायोम के पौधे या जानवर पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। देखिए जो दो बायोम के बीच का जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है इसको इकोटोन कहा जाता है। इसको जो है इकोटोन कहा जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा हरित जलवायु कोष की स्थापना कब किया गया था। देखिए जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसकी जो स्थापना किया गया था 2010 में किया गया था। इसका सही जवाब भी हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 2010 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, गोल्डमैन जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है। देखिए जो गोल्डमैन अवार्ड है ये 1989 से ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित गोल्डमैन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये पुरस्कार जो है पर्यावरण संरक्षण में जो उल्लेखनीय योगदान देता है उनको प्रदान किया जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, भारत में कार्बन टैक्स कब लागू किया गया था। देखिए जो कार्बन टैक्स भारत में लागू किया गया था वो 2010 में किया गया था। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की जो 10 की वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही है। देखिए जो 10 की वृद्धि दर और सर्वाधिक जिले थे यूपी के, सबसे सर्वाधिक तो था गौतम बुद्ध नगर का था। इसका 49.1% था। इसके बाद से जो है वो गाजियाबाद का था 41.3%। उसके बाद से था श्रावस्ती का था 30.5%। तो ऑप्शन में जो है दिया हुआ है सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर का। तो सही जवाब इसका बी हो जाएगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर का था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व 242 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार किसी जिले में गिना जाने वाला ये न्यूनतम जनघनत्व है। जो उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व है वो ललितपुर का है। सही जवाब इसमें हो जाएगा। ऑप्शन में दिया ही नहीं तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ललितपुर का जनघनत्व जो है वो सबसे कम है। इसका जो जनघनत्व है वो 242 आदमी जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से उस धातु का चयन कीजिए जिसकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम है। तो कौन सी ऐसी धातु जिसका अभिक्रियाशीलता सबसे कम है। देखिए सबसे कम तो है गोल्ड का, सबसे कम गोल्ड का है। गोल्ड के बाद से फिर सिल्वर का है, सिल्वर के बाद से फिर मरकरी का है और उसके बाद से कॉपर का है। तो जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, स्मिथसोनाइट
स्मिथसोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? देखिए जो स्मिथसोनाइट ये अयस्क है, ये जिंक धातु का है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, ये जिंक धातु का जो है अयस्क है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 28 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर जिले में किस जिले को प्रबुद्ध नगर के रूप में पृथक किया गया था? देखिए जो मुजफ्फर नगर जिला है, इससे जो है शामली जिले को अलग किया गया था। शामली जिले को अलग किया गया था और इसी का जो नाम है ये प्रबुद्ध नगर रखा गया था। परंतु 2012 में क्या हुआ, वापस से जो इसका नाम है फिर से चेंज करके शामली कर दिया गया। इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, शामली। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। विश्व भर में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020 में कितने प्रतिशत तक बढ़ गया था? देखिए जो 2020 की तुलना में 21-22 में जो निर्यात का प्रतिशत बढ़ा था वो टोटल बढ़ा था 4.1%। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, 4.1% बढ़ा था। अब अभी जो भारत है वो 2020 में जो वाणिज्यिक सेवाएं थी उसमें 7वें स्थान पर आ गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्टार्टअप्स की संख्या जिन्हें यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जा चुका है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बढ़कर कितना हो गया है? देखिए कोई भी जो स्टार्टअप्स है यूनिकॉर्न उसको कब बोला जाता है? जब उसका जो निवेश होता है वो $1 बिलियन का हो या फिर 100 करोड़ का उसका निवेश हो। तो अभी जो 21-22 के अनुसार टोटल कितने भारत में जो है यूनिकॉर्न है, तो टोटल जो है 83 यूनिकॉर्न है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। देखिए सेंटर ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्थित है, जिसको केंद्रीय कांस्य तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, ये कोलकाता में स्थित है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित है? यहाँ पे पशु दिए हैं, उनकी नस्ल दिया हुआ। देखिए गाय का जो नस्ल है वो हल्लीकर गाय की नस्ल है। भैंस जो है ये जाफराबादी भैंस का नस्ल है। और भेड़ का जो नस्ल है वो भाकरवाल है। और बकरी का है जखराना। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन जो है वो सही सुमेलित। देखिए सही सुमेलित सिर्फ डी वाला था, बकरी का जाखर खाना, बाकी सब इधर उधर सुमेलित है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर चयन करना है। सूची 1 दिया हुआ, सूची 2, सूची में फसल है और उसके रोग हैं। तो देखिए धान में खैरा रोग लगता है और बाजरा में अरगट रोग लगता है और तिल में फाइलोडी रोग लगता है और गेहूं में करनाल बंट रोग लगता है। तो इस प्रकार इसका जो सही मैच हो जाएगा वो 1, 3, 2, 4 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में सबसे प्रदूषित शहर के रूप में नामित किया गया है? देखिए जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 है, इसके अनुसार जो है वो राजस्थान का भिवाड़ी जो है वो सबसे प्रदूषित शहरों में है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, भिवाड़ी। ये राजस्थान का जो भिवाड़ी है सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। इसके बाद जो है वो गाजियाबाद है, उसके बाद जो है फिर दिल्ली है, उसके बाद से जौनपुर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान किसी राज्य की राजधानी में स्थित है? देखिए यहाँ पे कौन सा संस्थान है जो किसी राज्य की राजधानी में स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। देखिए जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में स्थित है। तो लखनऊ कहाँ है? तो ये यूपी की राजधानी है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। और हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे है? ये प्रयागराज में है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये मथुरा में है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और सही कूट का प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे कुछ फल और सब्जी दिए हैं और उनके सबसे बड़े उत्पादक दिए हुए हैं। तो केला जो सर्वाधिक होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। अमरूद सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। ओकरा जिसको भिंडी कहा जाता है ये कहाँ पे होता है सर्वाधिक? तो ये होता है गुजरात में। और अनानास जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है। इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, इसका सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन से कथन जो है वो सत्य है? नवीनतम डेटा 2022 का है। देखिए भारत में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ये देखिए ये 2022 के हिसाब से पूछ रहा है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2022 में जो है वो दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे था। परंतु अभी जो 2023 जो करंट डेटा है इसमें जो दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है वो राजस्थान का हो गया है। ये ध्यान रखिएगा आप, जो है राजस्थान हो गया है और यूपी जो है वो सेकेंड स्थान पे आ गया है। और सेकेंड इसमें कि उत्तर प्रदेश भारत में मांस का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य भी है। तो ये 2022 के डेटा के हिसाब से तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार भारत के शीर्ष 3 तंबाकू उत्पादक राज्यों में नहीं आता है। देखिए जो भारत के जो 2022 के डेटा के अनुसार जो नवीनतम तंबाकू उत्पादक राज्य हैं, तो सबसे अधिक तो गुजरात है फर्स्ट में, गुजरात के बाद जो है वो आंध्र प्रदेश है, इसके बाद से उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन में देखिए तेलंगाना दिया, तेलंगाना तो कहीं भी नहीं आ रहा है, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, तेलंगाना इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे शहर दिए हुए हैं और वो शहर जो है कौन सी नदी के तट पर स्थित है। देखिए जो बगदाद शहर है वो टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। लाहौर जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। किंशासा, देखिए किंशासा जो शहर है वो पो नदी के तट पर नहीं स्थित है, बल्कि जो किंशासा शहर है ये कांगो नदी के तट पर है, ये कांगो नदी के तट पर स्थित है, ना कि पो नदी पे। और नोम पेन जो शहर है वो मेकांग नदी पे तट पे स्थित है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन के साथ जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। देखिए जो दिया हुआ ऑप्शन है उसके अनुसार जो सबसे ज्यादा तट रेखा है वो महाराष्ट्र की है, सही जवाब सी हो जाएगा। अगर वैसे देखें तो सर्वाधिक जो लगती है वो अंडमान और निकोबार की सर्वाधिक लगती है, इसके बाद से गुजरात की लगती है, उसके बाद से जो है वो आंध्र प्रदेश की लगती है, और उसके बाद से तमिलनाडु की लगती है, उसके बाद महाराष्ट्र की लगती है। और सबसे कम किससे लगती है, तो दमन और दीव से लगती है, दमन और दीव से जो है सबसे कम लगती है। टोटल कितनी सीमा रेखा है जो हमारा तटीय सीमा है, टोटल जो है वो 7516.60 किलोमीटर जो है वो तटीय रेखा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, अबुझमाड़िया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। देखिए जो अबुझमाड़िया जनजाति ये छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी हुई जनजाति है, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की है। ये नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में पाई जाती है, वहां पे निवास करती है जनजाति। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 3 वाक्यों के संदर्भ में से कौन से कथन जो है वो सही है। तो पहला है कि छत्तीसगढ़ का भाटापारा क्षेत्र सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये जो छत्तीसगढ़ का भाटापारा क्षेत्र है ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। सेकंड है पश्चिम बंगाल का बेलगछिया क्षेत्र कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये भी बिल्कुल सही है, जो पश्चिम बंगाल का बेलगछिया क्षेत्र है वो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड है इसमें उड़ीसा का ब्रजराजनगर क्षेत्र जो है वो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों ही जो है वो बिल्कुल सही सुमेलित है, इसका जो सही जवाब होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित प्रसिद्ध गरियाबंद क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो क्षेत्र है गरियाबंद ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है ये हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। जो गरियाबंद छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है ये हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, एक प्रकार की स्थानांतरित खेती जो पूर्वोत्तर राज्य में की जाती है बोगमा के नाम से जानी जाती है। देखिए जो स्थानांतरित कृषि होती है इसको जो है भारत में झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं, परंतु जो मेघालय में इसको जिस नाम से जाना जाता है वो है बोगमा। तो जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, बोगमा जो है वो मेघालय राज्य में झूम कृषि को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है, तिलैया बांध परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए जो तिलैया बांध परियोजना है, पहला है कि बराकर नदी पर निर्मित तिलैया बांध परियोजना उड़ीसा राज्य को लाभान्वित करता है। देखिए जो तिलैया बांध परियोजना ये बराकर नदी पे तो है, ये बिल्कुल सही है, परंतु ये उड़ीसा राज्य में नहीं है बल्कि ये झारखंड राज्य में है, ये इससे जो है वो झारखंड राज्य लाभान्वित होता है, इस वजह से पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड है कि इसमें भारत में पहला बहुउद्देशीय बांध तिलैया बांध है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो भारत में पहला बहुउद्देशीय बांध है था वो तिलैया बांध था जो बराकर नदी पर निर्मित है। तो इस प्रकार से जो सही जवाब होगा वो केवल 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। देखिए ये स्थित है तिरुवनंतपुरम केरल में, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, डुमस उभरत क्षेत्र, जो डुमस उभरत क्षेत्र है गुजरात राज्य का एक हिस्सा है और ये किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये जो गुजरात राज्य का जो डुमस उभरत क्षेत्र है ये मैंग्रोव वन स्थल के लिए प्रसिद्ध है, इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, मैंग्रोव वन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को कौन सा रासायनिक तत्व जो है वो उसको होने देता है। देखिए जो रासायनिक तत्व मोलिब्डेनम है ये दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को होने देता है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुंचिकल जलप्रपात है, जब इसका बी हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात है। और ये कौन सी नदी पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है ये वाराही नदी पर स्थित है, ये वाराही नदी पे स्थित है और ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक राज्य में
है। इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो 1493 और ये भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। श्यामरी नदी सहायक नदी है। देखिए जो श्यामरी नदी है ये केन की सहायक नदी, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। श्यामरी नदी जो है वो केन की सहायक नदी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को गुजरात राज्य की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कहा जाता है? तो गुजरात राज्य की जो सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, देखिए उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ आएंगे तो सबसे पहले तो कच्छ की पहाड़ी पड़ेगी, फिर मांडो पहाड़ी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कच्छ पड़ेगा, फिर मांडो पड़ेगा, फिर बरदा पड़ेगा, उसके बाद से गिरनार पड़ेगा और उसके बाद से जो है वो गिर पहाड़ी पड़ेगा। ऑप्शन में तो गिर नहीं दिया है तो गिरनार दिया, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। सबसे दक्षिण में जो है वो गिरनार पहाड़ी पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा कृषि निर्यात उत्पाद है? कौन सा जो है वो सेकंड कृषि निर्यात उत्पाद है? तो देखिए सबसे नंबर 1 पे जो है वो है समुद्री उत्पाद। ध्यान रखिएगा, समुद्री उत्पाद जो है ये फर्स्ट पे है। सेकंड पे जो है वो चावल बासमती है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। बासमती के अलावा जो है सेकंड नंबर पे जो चावल है वो सेकंड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे है मसाले, और फोर्थ नंबर पे है चीनी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुदान के अनुसार लगभग कितने मिलियन टन चावल का उत्पादन किया गया? तो टोटल कितने मिलियन टन चावल का उत्पादन किया गया? तो टोटल जो है वो 127.93 मिलियन टन का उत्पादन किया गया, जो ये रिकॉर्ड तोड़ा है। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 128 है। जवाब इसका हो जाएगा ए 128। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है तो वो है सिक्किम राज्य। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए सही जवाब डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो ध्यान रखिएगा जो नागालैंड है इसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। निगेटिव में से इसका सही जवाब हो जाएगा सी, नागालैंड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो ये नवीनतम डेटा दिया हुआ खनिज डेटा है 2022। यहाँ पे खनिज है, उसका उत्पादक राज्य कौन है? तो बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट में जो है वो उड़ीसा नंबर 1 पे है। कैडमियम जो है वो राजस्थान इस पे है, सबसे बड़ा इसका उत्पादक है। और जो सामान्य नमक होता है इसमें जो है वो गुजरात नंबर 1 पे है। और जो तांबा अयस्क है, तांबा जो अयस्क है मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए, इसका सही जवाब होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षेत्र बिजली की सबसे कम खपत करता है? तो देखिए जो बिजली की सर्वाधिक खपत होती है वो औद्योगिक क्षेत्र में होती है। औद्योगिक क्षेत्र तो फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद आवासीय होती है, सेकंड पे आवासीय है, उसके बाद थर्ड पे जो है वो कृषि में होती है, फोर्थ जो है वो वाणिज्यिक होती है। इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार भारत में कुल तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता में सबसे कम योगदान देता है? तो जो नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा है उसके अनुसार जो टोटल तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता में जो सबसे कम उत्पादन दे रहा, सबसे कम जो योगदान दे रहा है वो है डीजल। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, डीजल। डीजल जो है सबसे कम उत्पादन है। तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो कोयला है, सेकंड पे जो है वो गैस है, और थर्ड पे जो है वो लिग्नाइट है, और फोर्थ पे जो है वो डीजल है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार कौन सा देश अक्षय ऊर्जा से बिजली की खपत की 84.1% आवश्यकता को पूरा कर रहा है? तो कौन सा ऐसा देश है जो अपनी जो एनर्जी है उसको पूरा कर रहा है अक्षय ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती है, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया। तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है ब्राजील। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इसका सही जवाब होगा ब्राजील जो है वो 84.1% अपना इसी से पूरा कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द से आप क्या समझते हैं? देखिए जो लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ये लाओस का फुल फॉर्म है, ये लाओस का फुल फॉर्म है। और लाओस क्या है? तो एक देश का नाम है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, ये एक देश का नाम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? देखिए जो यूपी में नेपाल से जिला साझा करते हैं वो टोटल हैं 7 जिले। पीलीभीत है, खीरी है, फिर बहराइच है, इसके अलावा जो है वो श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। तो सीमा कौन साझा कर रहा है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है तो सिर्फ महाराजगंज ही है, तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा, महाराजगंज में सीमा साझा कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। 109 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? देखिए जो वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट है ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सही जवाब हो जाएगा विश्व
आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन, पंत प्रसाद और मैथिली शरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पंत प्रसाद और मैथिली शरण ये जो पुस्तक है इसके जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर है, जिसका सही जवाब सी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2011-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तीसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव आवरण क्षेत्र है? तो ये 2021 के डाटा के अनुसार बताना है कि किसके पास जो है सबसे बड़ा, जो थर्ड नंबर पे है जिसके पास मैंग्रोव आवरण क्षेत्र है। तो ये जो सबसे नंबर 1 है, फर्स्ट पे तो है वेस्ट बंगाल, सेकेंड पे तो गुजरात है और जो थर्ड पे है वो अंडमान और निकोबार। तो जब इसका सी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार जो है वो थर्ड स्थान पे है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य का वृक्ष आवरण उस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4% है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसमें वृक्ष आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.96% है, इसको राउंड फिगर कर देंगे तो 4% हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 113 नंबर क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में देश में कुल बांस आच्छादित क्षेत्र में कितने मिलियन हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है? तो जो बांस आच्छादित क्षेत्र है उसमें जो कमी दर्ज की गई है वो किया गया है 1.06 मिलियन हेक्टेयर। जैसे जब इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस जिले में झाड़ियों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो जो झाड़ियों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है वो है आगरा जिले में, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। आगरा जिले में जो है सबसे अधिक झाड़ियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? देखिए जो काशी विश्वनाथ राजघाट पुल बन रहा है इसके लिए बजट में टोटल 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में गन्ना मूल्य भुगतान के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पे है? तो प्रथम स्थान पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आजादी का जो अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? देखिए जो आजादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया था ये 2022-23 के अनुसार जो अहमदाबाद का जो साबरमती आश्रम है वहां से दांडी मार्च तक का जो है हरी झंडी दिखा करके किया गया था और ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो जो केंद्रीय बजट 22-23 है उसके अनुसार जो अगले 3 वर्ष में टोटल जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के तहत जो है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो विकसित किए जाएंगे उनकी जो टोटल संख्या है वो है 100। सही जवाब इसका सी हो जाएगा। टोटल जो है 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, हाल ही में किस देश ने लोअर सैक्सोनी राज्य में हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? तो कहाँ पे, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन चलाई गई है? तो ये चलाने वाला है जर्मनी, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, जर्मनी में चलाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, किस तेल कंपनी ने हाल ही में 2046 तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है? तो देखिए 2046 तक क्या करेगा, जो उसका नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना है और इसके लिए उसने जो 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, ये निवेश किया है इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। 121 नंबर क्वेश्चन है, जनजाति मामलों के मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग ने हाल ही में कितने उच्च बोझ वाले आदिवासी जिलों को टीबी मुक्त होने के लिए चुना है? तो यहाँ पे टोटल जो है वो 75 जिलों को चूज किया गया है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? देखिए जो अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है ये साबरमती नदी पर जो है इसका उद्घाटन किया है और ये है अहमदाबाद शहर में। तो सही जवाब इसका हो जाएगा डी, गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी है उसके तट पर जिस ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में किस देश ने अपना पहले बड़े ठोस प्रदोड़क 30 मीटर लंबे ZK-1A लीजियन रॉकेट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? देखिए जो रॉकेट को लॉन्च किया है ये किया है चाइना ने, इसका सही जवाब सी हो जाएगा, चीन ने इसको लॉन्च किया है। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नुआखाई एक वार्षिक फसल उत्सव है और ये अभी हाल ही में किस राज्य ने मनाया गया है? तो देखिए जो नुआखाई एक वार्षिक फसल उत्सव है इसको मनाया है ओडिशा राज्य ने, इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा,
ओडिशा ने जो है इसको मनाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन के द्वारा राष्ट्र श्रीलंका की मदद के लिए 4 साल की अवधि में लगभग 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण प्रदान करने की घोषणा किया है। 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऋण प्रदान करने जा रहा है श्रीलंका को, वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घोषणा किया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कृषि जनगणना का शुभारंभ किया है। देखिए जो अभी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं और अभी हाल ही में इन्होंने जो है वो 11वीं कृषि जनगणना का ऐलान किया। इसका जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, 11वीं कृषि जनगणना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, डैश में स्थित ब्लू एनर्जी मोटर्स ने हाल ही में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस संचालित ट्रक लॉन्च किया है। ये जो ट्रक लॉन्च किया है ब्लू एनर्जी मोटर्स ने, ये लॉन्च जो किया है ये किया है पुणे से। इसका सही जवाब हो जाएगा पुणे। ऑप्शन में तो है नहीं, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो पुणे में स्थित जो ब्लू एनर्जी मोटर्स है उसने हाल ही में भारत का जो है पहला प्राकृतिक गैस संचालित ट्रक लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, उसमें उस शब्दों को ज्ञात करना जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, जो दूसरे स्थान पे आएगा वो आएगा पीरियड। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। 129 में एक गलत संख्या दी हुई है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी 72। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो लुप्त संख्या होगी ये हो जाएगी 28। और यहाँ पे जो ट्रिक लग रहा है, पहले यहाँ पहली लाइन में क्या है कि 4 × 6 4 × 6 माइनस 2 × 6 तो बराबर 12 आ गया, 12 आया। ऐसे यहाँ पे करेंगे 5 × 6 माइनस 3 × 6, यहाँ पे भी 12 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जब ये सीरीज सॉल्व करेंगे तो 8 × 7 माइनस 4 × 7 और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 28 आएगा, जो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विषम को चुनना है। तो विषम इसमें कौन है? देखिए यहाँ पे जो विषम है वो है QT5। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। यहाँ पे एक अनुक्रम दिया है, इसमें 5 ऐसे कितने ऐसे 5 है जिनके ठीक पहले ना तो 4 है और ना ही ठीक बाद में 7 है। तो ये टोटल जो है वो 3 है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द नॉलेज शब्द से नहीं लिखा जा सकता? देखिए जो नॉलेज से नहीं लिखा जा सकता वो वाउंड नहीं लिखा जा सकता, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 नंबर क्वेश्चन है, पोलियो जिस प्रकार विषाणु से संबंधित है उसी प्रकार एंथ्रेक्स जो है वो किससे संबंधित है? देखिए जो पोलियो है वो वायरस है, एंथ्रेक्स जो है ये बैक्टीरिया से संबंधित है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जीवाणु। नेक्स्ट हम देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में ग्रेड को जो है वो 252 के कूट में लिखा गया है, तो पूछ रहा है पॉट का कूट क्या होगा? तो इसका जो कूट आएगा वो आएगा 80। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है? तो यहाँ पे आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे जो टोटल त्रिभुज हैं वो टोटल हैं 18 त्रिभुज। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 18 त्रिभुज दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित हिंदू महीनों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा महीना आएगा? तो ये जो सबसे पहले आएगा इसमें वो आएगा अश्विन आएगा, उसके बाद से कार्तिक आएगा, उसके बाद से जो है मार्गशीर्ष आएगा, उसके बाद से पौष आएगा। तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 20 का सही जवाब। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल जो है वो जल प्रतिबिंब में अपने मूल रूप में समान दिखाई पड़ते हैं? तो कितने अक्षर हैं? अगर उनको जल में देखा जाए तो सेम दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे जो टोटल अक्षर हैं वो है 9 अक्षर। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। 9 अक्षर है, वो 9 कौन है? तो बी है, सी है, डी है, ई है, एच है, आई है, के है, ओ है और एक्स है। ऐसे जो 9 अक्षर हैं ये जल में देखने पे भी सेम वैसे दिखाई पड़ेंगे। 139 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में कौन शेष 3 से भिन्न है? तो देखिए यहाँ पे जो शेष 3 से भिन्न है इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा, माल। माल क्या है? तो ये गोदाम में जो सामान रखा जाता है उसको माल कहा जाता है। और क्रू क्या होता है? ये जो नाविक का समूह होता है, नाविक के समूह को जो है वो क्रू कहा जाता है। और भीड़ क्या होता है? तो ये आदमियों का जो है वो जुलूस होता है, आदमी के जो जुलूस है उसको भीड़ कहा जाता है। और जुलूस क्या होता है? तो इसमें जो सवार के समूह होते हैं उनको जुलूस कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, और इस टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में कौन एक अलग है? तो यहाँ पे देखिए जो इसका सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, सिडनी। सिडनी जो है वो अन्य से अलग है क्योंकि सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, जबकि काहिरा जो है ये मिस्र की राजधानी है, और हवाना जो है ये क्यूबा की राजधानी है,
और बैंकॉक जो है ये थाईलैंड की राजधानी है। तो यहाँ पे देखिए जो है सिडनी ये एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का, ना कि राजधानी, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। इसी के साथ जो है ये हमारा 140 प्रश्नों का टेस्ट पेपर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टेस्ट में। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।